हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो वेक्टर होता है, जो सदिश राशि होता है, उन्हें जोड़ने का एक अलग तरीका होता है और उसका फॉर्मूला होता है r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूला से हम सिर्फ सदिश राशि को जोड़ते हैं। r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। r क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिणामी सदिश का परिमाण। यानी जब दो सदिशों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो मिलता है उसका रिजल्ट वो कितना आया। a किसी एक सदिश का परिमाण, b का मतलब किसी दूसरे सदिश का परिमाण, थीटा का मतलब दोनों सदिश के बीच का कोण। ठीक है। और दोनों सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं? अगर दो सदिश दिए गए हैं तो उनके टेल को एक साथ करना है बिना दिशा बदले, और जैसे ही दो सदिशों के टेल को हम एक साथ करते हैं उनके बीच कुछ कोण बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये वेक्टर है और यहाँ पे एक ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण, तो इसको यहाँ पे लेके चले आइए कुछ ऐसा। अब जैसे ही इसको यहाँ पे लेके आइएगा तो इसका टेल और इसका टेल एक स्थान पे हो गया, तो यह जो कोण बना यह सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण हो गया। तो दो सदिशों के बीच का जो कोण है वो इस तरीके से हम 9th स्टैंडर्ड में निकालना समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो जब भी हमें सदिश राशि को जोड़ना होगा तो हम उसे सीधे नहीं जोड़ेंगे, हम उसे इस फॉर्मूले से जोड़ेंगे, सदिशीय बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ेंगे, सीधे जोड़ घटाव नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मोशन जो है और रेस्ट यानी कि गति और विराम, ये क्या है। हम कब किसी वस्तु को कहेंगे कि यह विराम में है और कब किसी वस्तु को कहेंगे कि यह गति में, ये समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मेरे पीछे जो ये बोर्ड है वह स्थिर है, रेस्ट में है। जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? रेस्ट में है, स्थिर है। जिस फ़ोन से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कैमरा जो है सो कि जिस फ़ोन में है वो रेस्ट में है, वो अभी रुका हुआ है। आप अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अभी रेस्ट में हैं। लेकिन कोई भी वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला भी हो सकता है। कैसे? जरा सोचिए कि हम सभी, हमारा घर हो या हम हो या हमारा कैमरा फ़ोन हो या आप जहाँ से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पृथ्वी पे हैं। तो अगर आप पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी तो लगातार घूर्णन गति कर रही है, लगातार सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो क्या हो रहा है? हम सब गति में भी हैं। तो यहाँ से देखने में हमें लगता है कि आप विराम में हैं, आप रुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम विराम में हैं, हम रुके हैं। लेकिन पूरी पृथ्वी जो है सो कि घूम रही है, पूरी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पूरी पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। तो मैं और आप सब लोग गति में हैं, तो विराम में भी हैं और गति में भी हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप कभी किसी को स्टेशन गए होंगे छोड़ने के लिए या बस स्टैंड गए होंगे, तो आप अपनों को बस में बैठा देते हैं, जिसे छोड़ना है उसे बस में, ट्रेन में बैठा देते हैं। अब वह जाने लगता है तो बस के अंदर या ट्रेन के अंदर सीट पे बैठ गया। अब वह जब सीट पे बैठ गया तो उसको आप लगते हैं कि भाई गति में है। जब बस चलना शुरू करेगी, ट्रेन जब चलना प्रारंभ करेगी, तो जब जैसे ही ट्रेन चलना प्रारंभ करेगी उसको लगेगा कि प्लेटफॉर्म पे जो आप खड़े हैं आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। उससे अगर पूछा जाए जो ट्रेन में बैठा है उससे, तो वो कहेगा कि आप गति कर रहे हो, वो तो बैठा हुआ है। उसको ऐसा लगेगा कि वह विराम में है और आप गति कर रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कि कौन गति में है, तो आप खड़े हैं, तो आपको लगेगा कि मैं विराम में हूँ और जो ट्रेन में व्यक्ति बैठा है
जिसको हम बैठाए हैं, और ट्रेन जा रही है तो वो गति में है। तो दोनों एक दूसरे को गति में कह रहे हैं और दोनों अपने आप को विरामावस्था में महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या है? समझने की बात है कि इस ब्रह्मांड की जितनी सारी वस्तुएं हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, सब विराम में भी हैं और गति में भी हैं। मतलब विरामावस्था और गति अवस्था वस्तुओं का सामूहिक गुण है, ये दोनों एक साथ होता है। अब हम किसी वस्तु को कब कहेंगे कि यह रुका है, रेस्ट में है? तो हाँ, इसके लिए एक छोटा सा टर्म है जो आपको समझना पड़ेगा, और वह है निर्देश तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रेम कहते हैं या रेफरेंस कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, किसी वस्तु की अवस्था को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम। ये क्या होता है? तो निर्देश तंत्र वह बिंदु है, वह स्थान है, वह जगह है जहां से आप किसी वस्तु के भौतिक घटना का अध्ययन करते हैं। निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र वह बिंदु, स्थान, निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र वह बिंदु है, वह स्थान है जहां से कोई प्रेक्षक किसी भौतिक घटना का अध्ययन करता है। प्रेक्षक किसको कहते हैं? जो भौतिक घटना का अध्ययन करता है, ऑब्जर्वर उसकी इंग्लिश होती है। तो जो भी अध्ययन करता है, जो भी किसी भौतिक घटना के विषय में अध्ययन करता है, पढ़ता है, समझने का प्रयास करता है, ऑब्जर्व करता है, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षक जिस स्थान से, जिस जगह से, जिस बिंदु से खड़ा होकर के या मतलब बैठ करके खड़ा होने का मतलब नहीं, जहाँ पे वो होता है उस बिंदु को, उस स्थान को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे आप जहाँ पे हैं, आपका निर्देश तंत्र वहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा निर्देश तंत्र यहीं है। अगर कोई ट्रेन में जा रहा है तो उसका निर्देश तंत्र वहीं है। अगर कोई हवाई जहाज में जो है सो कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसका निर्देश तंत्र वही है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जर्वर जहाँ है उसका निर्देश तंत्र वही है जहाँ से वो स्टडी कर रहा है। आई बात समझ में? तो निर्देश तंत्र वह बिंदु, वह स्थान है जहाँ से कोई प्रेक्षक भौतिक घटना का अध्ययन करता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि आप यदि प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आपका निर्देश तंत्र कहाँ होगा? प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है वो गति में है, तो आपके सापेक्ष लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन वही ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष में, जो ट्रेन में ही बैठा है, उसके लिए आपका जो व्यक्ति है वो विराम में दिखाई देगा। ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सब एक दूसरे को विराम में देख रहे हैं, सब एक दूसरे के आसपास बैठे हैं, तो वह एक दूसरे से विराम में है। लेकिन बाहर से जो भी देखेंगे लगेगा कि सारा यात्री गति में है। तो एक ही व्यक्ति विराम में भी है और गति में भी है। कारण इसका ये है कि हमारा निर्देश तंत्र अलग है, उसका निर्देश तंत्र अलग है। तो अलग अलग निर्देश तंत्र से देखने पर एक ही वस्तु की स्थिति अलग अलग प्रतीत होती है। ठीक है, परंतु यह ध्यान रखना है कि वस्तु विराम में भी होते हैं और गति में भी होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह हम जो देख रहे हैं
कहाँ से देख रहे हैं, हमारा निर्देश तंत्र क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट के विषय में कहाँ से स्टडी कर रहे हैं। तो यह निर्देश तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और चीज़ है जिसको हम रेफरेंस के तौर पे ही लेते हैं, जो टाइम से रिलेट करके देखा जाता है या कहा भी जाता है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव आ रहा है, हो रहा है, तो वस्तु गति में मानी जाती है, और समय के बदलाव के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु विराम में मानी जाती है। जैसे समय तो लगातार चेंज हो रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि चढ़ है और किसी पे डिपेंड भी नहीं करता है, समय हमेशा परिवर्तित होते रहता है, चलते रहता है। तो समय लगातार निरंतर जो है सो कि परिवर्तन होते रहती है, परंतु समय परिवर्तन के साथ साथ, समय बदलाव के साथ साथ अगर कोई वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे हमारा घर, हमें लग रहा है कि समय तो बढ़ रहा है, समय चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा घर जो है जहाँ पे है वहीं पे है, हमसे जो घर का डिस्टेंस है या दूरी है, जो भी स्थिति है वो ऐसा ही है, तो हम बोलेंगे कि घर विराम में है। हम जहाँ से देख रहे हैं आप हमेशा वहीं दिख रहे हैं, तो विराम में। तो समय चेंज होने के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न आए तो वह विराम में मानी जाती है, और समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वह गति में मानी जाती है। तो वस्तु के रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया चीज़ को लिया है, निर्देश तंत्र फ्रेम को लिया है। फ्रेम के रेस्पेक्ट में, निर्देश तंत्र के सापेक्ष में अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है तो वह गति में मानी जाती है, और फ्रेम के रेस्पेक्ट में, निर्देश तंत्र के सापेक्ष में अगर किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है तो वस्तु को विराम में मानी जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि विराम, जो रेस्ट होता है, ये क्या है, ये किसे कहते हैं, विराम या विरामावस्था। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष बदल रही है, अर्थात परिवर्तित हो रही है, तो वस्तु सापेक्ष नहीं बदल रही है। यहाँ पे हम लोग विराम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, गति अवस्था को नहीं, विराम को। यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं बदल रही है तो वस्तु विराम में मानी जाती है, और वस्तु के इसी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, तो विरामावस्था जो है एक स्टेट है जिसमें बॉडी रेस्ट में होती है, रुकी होती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि कंफ्यूजन हम लोग अब दूर भी कर चुके हैं कि वस्तु विराम में भी होती है और गति में भी होती है, लेकिन हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से हमें क्या लग रहा है, हमारा जो निर्देश तंत्र है, जिस स्थान से हम देख रहे हैं, वहाँ से अगर हमको लग रहा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रही है, वस्तु विराम में है, तो हम उसको विराम में ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी पे, धरती पे हम और आप मान लीजिए बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारे सापेक्ष आप विराम में और आपके सापेक्ष मैं विराम में हूँ। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हम जिस निर्देश तंत्र से देख रहे हैं, क्या आप हमको गति में दिख रहे हैं? नहीं, तो हम कहेंगे कि आप विराम में हैं, भले ही पृथ्वी घूम रही है। तो अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं, अपना फ्रेम चेंज करते हैं और निर्देश तंत्र चेंज करके, परिवर्तित करके किसी दूसरे निर्देश तंत्र पे जाएं,
और वहाँ से मुझे लगे कि आप गति में हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप गति में हैं। तो जिस निर्देश तंत्र से हमें वस्तु विराम में दिखेगी, हम उसको विराम में ही कहेंगे, और जहाँ से हमें गति में दिखेगी वहाँ से हम गति में ही कहेंगे। तो किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं बदल रही हो, नहीं परिवर्तित हो रही हो, तो वस्तु को विराम में मानी जाती है, और वस्तु की इसी अवस्था को क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा गति, मोशन। सोचिए, गति क्या हो जाएगा? मोशन का डेफिनेशन क्या होगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं, हटा दीजिए, तो क्या होगा? बदल रही हो, तो वस्तु गति में मानी जाती है। तो वस्तु गति में मानी जाती है, और वस्तु के इसी अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है तो वह विराम में मानी जाएगी, और निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदल रही है तो वह गति में मानी जाएगी। आई बात समझ में? अब ये एक नोट जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना बहुत ही अनिवार्य है। वह क्या है कि विरामावस्था एवं गति अवस्था किसी भी वस्तु का सामूहिक गुण होता है। विरामावस्था एवं गति अवस्था किसी भी वस्तु का सामूहिक गुण होता है, मतलब ये दोनों एक साथ होते हैं, और हम जिस निर्देश तंत्र से देखते हैं और हमको निर्देश तंत्र के सापेक्ष में जो लगता है हम वही कहते हैं। लेकिन वस्तु का जो स्टेशनरी वाला स्टेट है, रेस्ट वाला स्टेट है, या मोशन वाला स्टेट है, दोनों कंबाइंड होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया निर्देश तंत्र, विराम और गति। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो है हमारा डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या है? दूरी किसे कहते हैं? तो देखते हैं डिस्टेंस क्या है। तो कहा जाता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा अपनाए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यह परिभाषा जितना लिखने और पढ़ने में आसान है, समझना थोड़ा सा इसको अच्छे से पड़ेगा कि एक्चुअल में दूरी का मतलब होता क्या है। कई बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं और एक साथ इसके डिफरेंस की भी बात करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो दूरी की परिभाषा क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा अपनाए गए रास्ते की वास्तविक, किसी गतिशील वस्तु द्वारा अपनाए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, उस एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है वो डिस्टेंस होता है, वर्चुअल नहीं। ऐसे नहीं कि वो अगर ऐसे ऐसे गया है तो आप ऐसे सीधे ले लेंगे, नहीं, वो जिस रास्ते से होकर के गया है, जिस पैटर्न में गया है, उस रास्ते की लंबाई आपको लेनी है। ठीक है,
और इसी के साथ मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? तो किसी वस्तु द्वारा अपनाए गए रास्ते की प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। The shortest distance between initial point and final point of the path by travel by a moving body। कोई भी एक गतिशील वस्तु है और वह किसी रास्ते पे चल रही है, अपना रही है, किस रास्ते को अपना रही है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और उसका जो फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, उसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, और ए से बी तक जाने के लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता ये है। ठीक है, एक ही रास्ता है, मान लीजिए ए से बी तक जाने के लिए इस प्रकार से रास्ता है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से इस प्रकार से ए से बी तक गया, तो दूरी किसको बोलेंगे और विस्थापन किसको बोलेंगे? तो जिस रास्ते पर यह चल के गया है, इसकी जो लंबाई होगी वह दूरी है। ठीक है, और जहां से ये चलना प्रारंभ किया है, तो यह प्रारंभिक बिंदु हुआ ए, और अपनाया ये रास्ते को, लेकिन इसकी अंतिम बिंदु है ये। तो इस प्रारंभिक बिंदु और इस अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कौन है, सबसे कम दूरी कौन है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हो करके यदि जाया जाए तो ए और बी, ए से बी तक आदमी पहुंचे, और वो भी सबसे कम दूरी में, सबसे कम डिस्टेंस में। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को और बोलेंगे सीधे ऐसा कुछ, ऐसा। तो फिर आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा तो कोई रास्ता नहीं था, आपने ये बोला था कि ए और बी के बीच में सिर्फ यही एक रास्ता है, तो ये कैसे हुआ? इस बात को समझिए। यहाँ जो डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है, इसी में एक चीज का फर्क है। क्या? यहाँ पे जो मैंने लिखा है पढ़िए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा अपनाए गए वास्तविक, एक्चुअल, रियल, जिस रास्ते पर गाड़ी या वाहन या व्यक्ति या कोई बॉडी चलती है, उस रास्ते की लंबाई को सच में, रियल में, वास्तविक रूप से वो जो लेंथ है वो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि रास्ता है या नहीं है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है और जहां पे फाइनली वस्तु पहुंचती है, उसके बीच का न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा पाथ है, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो सबसे कम डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये ख्याल ही है, आपको इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता नहीं है, तो ये सिर्फ ख्याल ही है। इसको समझना है कि भाई इसके बीच की न्यूनतम दूरी को ये कहें, ये डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला जो है विस्थापन है, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, दूरी है, वो डिस्टेंस है। आई बात समझ में? अच्छा, मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे रास्ता नहीं स्ट्रेट होता, जरा इस बात को समझिए। जो रास्ता है वो स्ट्रेट ही होता, सीधी सड़क होती,
और ए से बी आपको जाना है, तो हमसे पूछा जाता है कि भाई दूरी और विस्थापन बताइए। तो अगर कोई ए से बी तक गया है तो रास्ता यही है और इसी रास्ते पे चल के गया है तो वास्तविक लंबाई वही हो गई। तो दूरी ए से लेके बी तक हो गया। विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और यहाँ पर पहुंचा है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे कम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी कौन है, ये सीधी सड़क हो जाएगी, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, यहाँ पर उसी को विस्थापन भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं समझना है कि विस्थापन सच में हो गया या विस्थापन झूठा था, ऐसा कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में ये रखना है कि बॉडी जहाँ से चलना प्रारंभ करती है, इनिशिएट करती है, और जहाँ पे बॉडी फाइनली पहुँचती है उसके बीच का सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है। जो हो सकता है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। आई बात समझ में? जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे कि मान लीजिए एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है, और आप जैसे कि रात को सोए हुए हैं और वह मच्छर आपको बड़ी ज़बरदस्त काटता है। तो मच्छर आपको यदि काट लिया तो आप क्या करेंगे, उसको मारने का प्रयत्न करते हैं या आप ढूंढते हैं उसको। तो मच्छर जब काटा तो वो कैसे भागता है, सीधा तो भागता नहीं, वो इधर उधर करके भागता है। तो मान लीजिए कि वो जो मच्छर है, वो जो मॉस्किटो है, वो ऐसे ऐसे करके भागा, पूरा ऐसे करते करते, और मच्छरदानी का जो कोना है कहीं जाके उसमें छुप गया, बैठ गया। तो आपसे पूछा जाए कि मच्छर ने कितनी दूरी तय की, तो क्या आप वो जो आपका जहाँ काटा है पैर, वहाँ से वो भागना शुरू किया है, और जहाँ कोना में जाके वो बैठा है उसके बीच का सीधा डिस्टेंस लीजिएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वह दूरी नहीं होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पाँव पे जहाँ काटा उसका इनिशियल पॉइंट वो था, प्रारंभिक बिंदु, और हो सकता है आपके मुंह पे भी जहाँ भी काटा उससे मतलब नहीं है, जहाँ काटा था वहाँ से भागना शुरू किया तो वो प्रारंभिक बिंदु है, और कोना में जाकर बैठ गया तो अंतिम बिंदु। तो उसके बीच का सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिस रास्ते पे चलकर वह नहीं गया है, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल कर गया है इधर उधर भागते हुए, उस रास्ते की लंबाई को अगर आप मापते हैं तो उसका डिस्टेंस मेजर होगा, तो उसकी दूरी की माप होगी। तो दूरी के लिए एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ चाहिए, रास्ते की वास्तविक लंबाई चाहिए, ऐसे ही कल्पना वाली लंबाई नहीं चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कल्पना वाला चल सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, इसी तरीका का एक और एग्जांपल देखिए। यहां पे एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्तीय पाथ रास्ता है, और एक व्यक्ति है जो पॉइंट ए से चलता है, ए से चलना प्रारंभ करता है और ऐसे एक चक्कर लगा के ए पर ही पहुंच जाता है। तो उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी तय करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना होगा कि इसकी लंबाई कितनी है। जिस रास्ते पर चला उसका लेंथ चाहिए आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया है और जहाँ पे वह रुका है उसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो चलना स्टार्ट किया था ए से, अंत में पहुंचा भी कहाँ है, एक चक्कर के बाद पॉइंट ए पर ही। तो बताइए उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इतना हुआ कि नहीं हुआ? अरे जीरो लड्डू ब्रीथ, शून्य हुआ। तो यहाँ पर डिस्टेंस इतना हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा इस बात को समझिए कि दूरी जो है वह अदिश राशि है, इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि दूरी और विस्थापन के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहला, दूरी जो है अदिश राशि होता है, ठीक है। विस्थापन जो होता है वह सदिश राशि होता है। इसमें पहला क्या होगा,
अब देखिए, मैंने बोला था कि अदिश और सदिश किसे कहते हैं। तो अदिश के पास सिर्फ परिमाण होता है और सदिश के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। और दिशा होने के साथ साथ खास बात ये होती है कि वह दिशा पर निर्भर करता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, यह डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि दूरी के पास सिर्फ परिमाण होता है, जबकि विस्थापन के पास परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं कि इसे साधारण गणित के आधार पर जोड़ते हैं और इसे सदिशीय बीजगणित के आधार पर जोड़ते हैं। जो फॉर्मूला था r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये अंतर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि दूरी जो है, दूरी के कई मान हो सकते हैं। दूरी के कई मान हो सकते हैं, परंतु विस्थापन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान होता है। ठीक है, अब इसको जरा समझ लीजिए। आप ऊपर तो समझते हैं, नीचे वाला ये समझ लीजिए। जैसे यहां पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने के लिए हजारों रास्ते हो सकते हैं, अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। तो अनगिनत जब रास्ते होंगे तो अनगिनत दूरी होगी। जैसे कोई ऐसे सीधे चला जा रहा है, तो अगर कोई इस रास्ते को अपना के जाएगा तो उसकी दूरी इतनी होगी। ए से बी जाने के लिए मान लीजिए ये रास्ता है, तो ये दूरी हो जाएगा, तो इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा। ए से बी तक जाने के लिए ये भी हो सकता है, ऐसे भी कोई जा सकता है, ऐसे भी कोई जा सकता है। तो ए से बी तक जाने के लिए दूरी के कई मान हो सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जितना मैं टाइम दे रहा हूँ इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, इतना देने की आवश्यकता नहीं है और आप समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका बस मात्र इतना ध्येय है कि आप सही समझें, मतलब वास्तविक चीज़ों को समझें। कभी कभी जो कन्फ्यूज़न के कारण बच्चों का फिजिक्स वीक हो जाता है और वो उनके लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, रेस्ट में आ जाते हैं, वो रुक जाते हैं। ऐसा होता है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, उससे रिलेटेड अगला चैप्टर था, फिर वो आपको नहीं समझ में आया, फिर उससे रिलेटेड और आगे है, वो नहीं समझ में आया, फिर आपको वो सिलेबस, वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग फील होने लगता है और आप कहते हैं एक ही लाइन में कि यह जो विषय है ना वो बहुत भारी है। तो मैं जो वक्त देने का प्रयास कर रहा हूँ इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ, कोई अगर इस रास्ते को अपना करके जाता है तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ए और बी की बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। अगर कोई इस रास्ते को अपना के जा रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो कोई किसी भी रास्ते को अपना करके जाए, ए और बी के बीच का विस्थापन हमेशा एक ही होगा और उसका डायरेक्शन भी एक डिफिनिट है और वह ये वाला है। ए से बी की ओर जो है एक निश्चित दिशा है, एक डिफरेंट डायरेक्शन है।
इसी के कारण ये एक वेक्टर है, क्योंकि इसके पास एक खास डायरेक्शन है। तो यहाँ जो डिस्टेंस है इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ओके, एक और खास डिफरेंस है, और वह डिफरेंस क्या है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य। वहां पे स्पेस नहीं है, आप थोड़ा लिख लेंगे, तथा शून्य भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस दूरी कभी जीरो नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये यदि आप समझना चाहते हैं तो आप यहाँ एक एग्जांपल मैं प्रस्तुत कर रहा, देखिएगा जरा। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश। अब कोई वस्तु है जो मूल बिंदु से, ओरिजिन से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। केस 1, मूल बिंदु से बिंदु ए तक, यहाँ पे एक पॉइंट है ए। केस 1 में क्या है कि एक वस्तु है, एक वस्तु है जो मूल बिंदु से चलती है और पॉइंट ए तक जाती है, ठीक है। तो बताइए कि इस सिचुएशन में दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ दूरी जो होगा, ये जो ओरिजिन है उसको ओ मान लेते हैं, तो दूरी क्या हो जाएगा, ओ ए। अच्छा, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, वो भी ओ ए, ठीक है। तो यहाँ एक और इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है कि दूरी बराबर विस्थापन। मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाए। जैसे कोई पूछ ही दिया, कोई सवाल ही मिल गया कि क्या ऐसा संभव है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है। कब, जब इस तरह का सिचुएशन, कोई वस्तु यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा और वो सीधी सड़क। दूसरा केस, केस 2, जब वस्तु मूल बिंदु से चलकर बिंदु ए तक पहुंचे तथा पुनः ए से चलकर मूल बिंदु ओ तक
मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वह A तक जाती है और फिर A से चल करके यहां तक आ जाती है। तो इस सिचुएशन में दूरी क्या होगा? तो परिभाषा याद रखिए। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था कि जिस रास्ते पे कोई चलता है उसकी लंबाई। तो जो गया है वह इधर से कितना चल के गया है? OA, उधर से आया है तो AO, यानी फिर से उतना डिस्टेंस। अगर 5 मीटर गया है तो फिर 5 मीटर आया भी तो है। तो जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे आया। तो करना क्या होगा? OA और फिर से OA, AO लिखे चाहे OA, दोनों सेम है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि दूरी का डेफिनेशन क्या है? वास्तविक लंबाई। जिस रास्ते पे वो चला तो गया और फिर आया, तो एक बार गया तो लंबाई, फिर उसको वापस आया तो उसकी लंबाई। जिस तरीके से अगर वह जाएगा आएगा जाएगा आएगा तो हम उसी तरह से डिस्टेंस लेंगे, उसी प्रकार से दूरी लेंगे। जाने वाले मेजर करेंगे, फिर आने वाला, फिर जाने वाला, फिर आने वाला। तो दूरी जो है सो कि OA का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा? 2AO। कितना हो गया? 2AO या 2OA। 2OA मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ विस्थापन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है? कि जहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है और जहां पहुंचती है अंतिम पॉइंट पे, उसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो वस्तु है वो O से चली A तक, फिर A से चल के O तक। तो प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु भी फाइनली O हो गया। तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 0। तो इस परिस्थिति में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया? तो मैंने ये बात बताई है कि विस्थापन एक सदिश राशि है और सदिश राशि को सीधे जोड़ते नहीं है। तो यदि इधर से ये गया है तो इधर का विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा और जब वापस आया होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। अब दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट हो, दो सदिश एक दूसरे से विपरीत हो और दोनों का परिमाण बराबर हो, ये भी 5 मीटर ये भी 5 मीटर और बीच का एंगल 180, ये मैंने बताया पिछले वाले वीडियो में। तो जरा जोड़िए कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 5 न्यूटन इधर लगाइए, 5 न्यूटन इधर लगाइए, बीच का एंगल 180, जोड़िएगा कितना? 0 न्यूटन। तो यहां पे हो ये रहा है कि OA और जो उधर से आ रहा है, इन दोनों का जब आप वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो एक प्लस में रहेगा और दूसरा जो है निगेटिव हो जाएगा। मतलब इधर से आप ऐसे जा रहे हैं 5 मीटर तो प्लस में, और उधर से आएंगे तो वो -5 मीटर, जिसके कारण यदि आप उसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने पर यहाँ पे मैंने माइनस सिंबल दिया है, तो OA और उतना ही -OA ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु वहीं पे है, अंतिम बिंदु वहीं पे है, तो बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी दो सदिश एक दूसरे से विपरीत होते हैं, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसके परिमाण को एक में से दूसरे को घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वस्तु है, इधर लगाइए 5 न्यूटन, इधर लगाइए 2 न्यूटन, और दोनों एक दूसरे से उल्टा, और पूछ दिया जाए कि इस पर कितना बल लग रहा है, तो 5 में से 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन लग रहा है। आपको फॉर्मूला पता है, एक बीच का एंगल 180 होगा, आप निकाल के देखिए 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है समझने का। तो एक बार ये इस डायरेक्शन में गया है तो विस्थापन की दिशा ये वाला हो गया, और फिर जब वापस आया उतना ही डिस्टेंस उतना ही विस्थापन, तो डायरेक्शन इधर है, तो दो सदिश है यहाँ और अपोजिट है और बीच का एंगल 180, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? घटाइएगा और घटाने पे 0 आ जाएगा, तो विस्थापन यहाँ पे 0। तो देखिए पहले वाले केस में जब सिर्फ O से A तक वस्तु गया था तो उस टाइम विस्थापन कुछ था OA, लेकिन यहाँ विस्थापन क्या हो गया? 0। तो विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ मिलेगा भी, और 0 भी हो सकता है। विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है। ये कब होगा जरा समझिएगा। केस 3,
यह जो वस्तु है, यहाँ से मूल बिंदु से एक वस्तु चलना प्रारंभ करती है, ए तक जाती है और ए से चल के मूल बिंदु पर आती है और फिर यहाँ से चल के इधर पॉइंट बी तक आ जाती है। अब मान लीजिए कि ये वाला 5 है और ये वाला इधर 5 है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में चली तो 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आई तो फिर 5 मीटर, 10 मीटर और फिर यहाँ से बी तक गई तो 5 मीटर और। तो जिस रास्ते को वह अपनाई है उस रास्ते की टोटल लंबाई 15 मीटर। तो तीसरा केस में जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, वह कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अच्छा, यहाँ विस्थापन की बात करिए तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और फाइनल पहुंचा कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, गया, फिर वहां आया और फिर अपोजिट गया। तो समझिए कि यहाँ से इस डायरेक्शन में विस्थापन कितना है? तो 5। लेकिन यहाँ से जब ये चला तो 5 और 5 10, तो इस दिशा में 10 मीटर चल के आया है और इस दिशा में 5 मीटर गया है। तो कुछ इस तरह की बात है कि ये वाला जो है 5 मीटर और इधर जो है वो कितना है? 10 मीटर। तो यहाँ भी 2 वेक्टर हो गए, 2 विस्थापन हो गया। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 मीटर। क्या आ जाएगा? -5 मीटर निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब इधर गया ये 5 मीटर प्लस, फिर इधर से आया तो 0 हो जाएगा। अब यहां से इधर जाएगा तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये जो डायरेक्शन था पॉजिटिव और ये डायरेक्शन था निगेटिव। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? -5 मीटर। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विस्थापन जो है वो हमें निकालना है। तो क्या करना होगा? OA प्लस, देखिए OA जो मैंने लिया है वो प्लस में लिया, यहाँ माइनस में नहीं लगाया क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। अब इसमें यहाँ से भी इधर चलेगा तो फिर से OA, लेकिन वह माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया, दिशा विपरीत हो गई। अब यहाँ से ये वाला तो फिर ये भी उसी डायरेक्शन में है, OB, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो उसको भी माइनस OB ऐड कर लीजिए। तो OA और प्लस -OA और -OB इन दोनों को एक साथ करिएगा। पहले आप ऐसा कर लीजिए, प्लस माइनस -OA प्लस माइनस -OB। तो क्या हो जाएगा? OA और माइनस कॉमन ले लीजिए तो OA प्लस OB हो जाएगा। अर्थात OA और OB को जोड़िए, OA और OB को जोड़िएगा तो AB हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए OA की लंबाई कितनी है? 5 और माइनस AB की लंबाई कितनी है? तो 5 और 5 पूरा ले लीजिए 10। तो कितना आ गया? -5 मीटर। कितना आ गया? -5 मीटर। ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक बार खुद से देखिए और खुद से कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और देखा जाए तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं वो निगेटिव, पॉजिटिव और 0 होती हैं, लेकिन जो अदिश होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है। खैर, इसके डेप्थ में हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे जब 11th-12th में जाएंगे। तो बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो दूरी और विस्थापन में ये अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दूरी विस्थापन से अधिक होती है और कुछ कंडीशन में दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ये वाला, तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। दूरी विस्थापन से अधिक हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। दूरी का मान विस्थापन से अधिक हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि विस्थापन का मान ज़्यादा हो जाए दूरी से।
ठीक है, ऐसा नहीं हो किसी भी सिचुएशन में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कुछ समानताएं हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जैसे क्या, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर होता है। ये दोनों में इक्वल है, क्योंकि दोनों देखा जाए तो एक तरह का लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, एसआई मात्रक। तो विस्थापन को भी हम मीटर में ही मापते हैं और दूरी को भी मीटर में मापते हैं। तो ये आप नीचे नोट कर लीजिएगा, एक नोट करके, कि दूरी और विस्थापन में एक समानता है कि दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, दूरी एवं विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ठीक है, इसे आप पढ़िए, याद रखिए। और इससे आगे का जो टॉपिक है, स्पीड है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म है, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी इस चैप्टर में बचे हुए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बशर्ते शुरू से लेकर के ये जो तीसरा लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा, इसे आप याद रखेंगे तो आगे की वीडियो और आगे का लेक्चर आपको समझने में और भी सुविधा होगी। तो आप ऐसे ही देखते रहें और पढ़ते रहें मन लगा के। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ताकि बार बार मुझे लिंक ना भेजना पड़े और परेशानी और दिक्कत ना उठाना पड़े। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद।